नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, भारत ने हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जहां उत्तर में श्रीनगर तक चेनाब पुल के माध्यम से कनेक्टिविटी बन गई है, तो वहीं दक्षिण में अब रामेश्वरम और रामेश्वरम से राम सेतु के लिए कनेक्टिविटी बन गई है। यह पहला समय है जब भारत ने एक साथ दो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर में श्रीनगर तक ट्रेन पहुंच रही है, तो दक्षिण में रामेश्वरम तक ट्रेन पहुंच रही है, और ये दोनों कारनामे हुए हैं इंजीनियरिंग की वजह से। बेहतरीन इंजीनियरिंग की वजह से भारत ने हाल ही में अपनी ट्रेन्स को श्रीनगर और रामेश्वरम पहुंचा दिया है। एक तरफ जहां गहरी खाई के ऊपर चेनाब ब्रिज बनाया गया, वहीं दूसरी तरफ समुद्र के ऊपर पंबन से लेकर के रामेश्वरम के बीच में एक वर्टिकल ब्रिज बनाया गया। चेनाब वाला ब्रिज तो हवाओं से भी नहीं हिलेगा, लेकिन पंबन वाला ब्रिज एक बटन दबाने से खुल करके साइड में हो जाएगा। मतलब ये कि एक ब्रिज ऐसा जो ऑटोमेटिकली फिल्मों की तरह द्वार खोलेगा, ट्रेन आने पर बंद होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि जब आप कभी ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे होते हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति आपके लिए फाटक बंद कर देता है, तो आपको ट्रेन जाने का इंतजार करना पड़ता है। आने वाले समय में जब पानी के जहाज निकलेंगे, तो ये ट्रेन को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज खुल चुका होगा और उस ब्रिज के खुलने से नीचे से निकल करके पानी के जहाज जा रहे होंगे। ये बेहतरीन कारनामा कर दिखाया है भारतीय इंजीनियर्स ने पंबन को रामेश्वरम से कनेक्ट करने के लिए। तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनकर के तैयार हो गया है, और ये पंबन ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल कंसीडर किया जा रहा है। जहां से ट्रेन्स के गुजरते समय कोई भी ट्रेन अगर गुजरे, तो उसे आसानी से समुद्र के ऊपर से चलाते चलाते रामेश्वरम तक ले जाया जा सकता है। ये कुछ हेडलाइंस हैं जिन्हें अगर आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्रिज कितना खास होने जा रहा है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। साथियों, रामेश्वरम ट्रेन का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। ये ट्रेन सेवा फिलहाल वापस से जब से शुरू हुई है, तो अपने आप में लोगों के बीच खुशी ला रही है। तो दिमाग में फिर प्रश्न बनेगा, वापस से शुरू हुई है का क्या मतलब है? तो भाई साहब, मतलब इसका है, मतलब ये है कि जिस जगह अभी हमने ब्रिज बनाया है, यहां अंग्रेजों ने भी ब्रिज बना रखा था। फिर आपका दिमाग और दौड़ेगा, तो बना रखा था तो फिर हमने क्या कर दिया? भाई साहब, जो अंग्रेजों ने ब्रिज बना रखा था वो पुराना हो गया, तो हमने नया बनाया है। फिर तो फीलिंग कम हो गई साहब। शुरू हुई थी तब बहुत तेजी से आई थी, अब अचानक रुक गई है। तो रोकिए मत, क्योंकि जो हाल ही में आपने फीलिंग डेवलप की है, पुरानी इंजीनियरिंग की थी, अब जो आई है वो नई इंजीनियरिंग की है। बोले मजा नहीं आया साहब। मजे के लिए सुन लीजिए। पहले जो ब्रिज खुलते थे, वो ब्रिज मैन्युअली खुलते थे। 16-16 लोग लगकर ब्रिज खोला करते थे, तब जाकर के ब्रिज खुलता था और पानी का जहाज समुंदर से निकल के क्रॉस होता था एक किनारे से दूसरे किनारे। अब क्या होगा? अब बटन दबाने से सारा काम हो जाएगा। बस मशीन ऑन करी, ब्रिज अपने आप खुलेगा और नीचे से पानी का जहाज निकल जाएगा। इसका मतलब अब जो किया गया कार्य है, वो पुराने ब्रिज की तुलना में ज्यादा ऑटोमेटिक है, तुलनात्मक रूप से ऊंचा है, कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा लंबे समय तक चलने की स्थिति में है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में इस ब्रिज की वजह से पुराने ब्रिज जिसकी अपनी एक उम्र थी वो पूरी हो गई। लेकिन साहब, जैसे ही ये ब्रिज बना, इसके साथ साथ बवाल भी शुरू हो गए। बवाल किस बात के शुरू हो गए कि साहब, अंग्रेजों ने ब्रिज बनाया था आज से कम 100-150 साल पहले। उनका ब्रिज अब तक चला, हमारा ब्रिज कितने दिन तक चलेगा? इसको लेकर के बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अंग्रेजों ने जो ब्रिज बनाया था उसका चलना और भारत के ब्रिज के चलने में समय का बड़ा अंतराल है। क्यों? अंग्रेजों का बना ब्रिज तो इतने सालों तक चल गया और आज से 2 साल पहले उसे रोका गया। हमारे बने ब्रिज के बारे में कई रिपोर्ट्स आई और पता चला कि यह 50 साल भी नहीं पकड़ेगा, मुश्किल से 38 एक साल चल पाएगा। इसको लेकर के बवाल भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? असल में कहानी क्या है कि यह ब्रिज बन रहा है समुंदर के ऊपर, और समुंदर का पानी है खारा। तो एक तो पानी खारा, ऊपर से पानी, दोनों का मिल जाना कोरोजन इफेक्ट लेकर आता है। कोरोजन बोले तो जंग लगना, आसान भाषा में। अब जब लोहे को जंग लगती है तो लोहा खराब होने लगता है, तो उसकी एक अपनी एज होती है। कुछ समय बाद ब्रिज को आपको खत्म करना पड़ेगा। फिर एक सवाल बना, तो भाई साहब, अंग्रेजों ने 100-150 साल कैसे चला लिया? तो भाई साहब, पता चलता है कि अंग्रेजों ने इसे बनाते समय इस पर चांदी का लेप किया था। चांदी के कुछ ऐसे तत्व इसमें मिलाए गए थे जिससे कि यह ब्रिज इतना मजबूत बना कि यह आज तक चला आ रहा है। तो हम लोगों ने क्यों नहीं किया साहब? चांदी महंगी जो होती है। इसके साथ साथ हाल ही के समय पर जितने भी अंतरराष्ट्रीय मानक
पूरे किए जाते हैं वो लोहे के ब्रिज से ही किए जाते हैं, और लोहे के ब्रिज में जो अंतरराष्ट्रीय मानक पूरे होते हैं वो हमने भी किए हैं। तो फिर तो ये सवाल बना कि साहब अंतरराष्ट्रीय मानक पूरे कर लिए ये जानते हुए भी कि फिर से पैसा लगाना पड़ेगा। हाँ, तो इस बात पर सरकार ने भी जांच बिठाई थी। इस पुल पर 2 बार ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। हमने इसका गर्व भी प्राप्त कर लिया है। रामेश्वरम को पंबन से कनेक्ट करने वाले, मंडपम को रामेश्वरम से कनेक्ट करने वाले इस ब्रिज को लेकर के पहले से भी जांच सरकार के द्वारा बिठाई जा चुकी है, जिसमें कि इस बात को पूछा जा रहा है कि आपने अंतरराष्ट्रीय मानक तो प्राप्त कर लिए, राष्ट्रीय मानकों का क्या हुआ, किन से इस बारे में जांच ली गई। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिज तो बन चुका है, करोड़ों रुपए की लागत आई है। फिलहाल के लिए आपको मैं बता दूं कि भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के अंदर पंबन को रामेश्वरम से कनेक्ट करने वाला यह ब्रिज है, जो रामेश्वरम को फर्दर एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ब्रिज अपने आप में काफी सारी खासियत लेकर के है। जहां पर पुराना ब्रिज सेजर रोलिंग लिफ्ट टेक्नोलॉजी से काम करता था, वहीं ये दूसरा जो ब्रिज है ये वर्टिकली अपवर्ड रिमेनिंग पैरेलल लॉक स्टीम के साथ वर्क करता है। पुराने ब्रिज को बनाने में जहां 20 लाख रुपए ही लागत आई थी, इस नए ब्रिज को बनाने में करोड़ों रुपए की लागत आई है। पुराना ब्रिज बनकर के 1911 से शुरू होकर के 1913 में बनकर तैयार हुआ था, और ये ब्रिज अब जाकर 2024 में तैयार होकर आया है। यहां पर बेहतर वायु निकासी के लिए, साथ ही साथ डबल पटरी एक साथ चल सके, इलेक्ट्रिक पैनल रह सके, इन सब के प्रयास किए गए हैं। 535 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है, जिसके लिए अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ट्वीट करके इसकी जानकारी सभी को दी गई है। मतलब एक तरह से ये कि पुराने ब्रिज की तुलना में ये काफी अच्छा होगा। साथ ही साथ में अब यहां पर 2 वर्कर ही काम करके इसको ऑपरेट कर पाएंगे, 16-16 वर्कर्स को लगाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ में यह पुल 2.05 किलोमीटर लंबा होगा। 535 करोड़ की लागत से रेल विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से इसको डिजाइन किया गया है। इसमें 100 स्पैन्स लगे हैं, जो कि 18.3 मीटर लंबे हैं। इसके साथ साथ यहां पर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया गया है। ये इनके द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, इसके ट्वीट करते हुए समुद्र के ऊपर चलती हुई ट्रेन दिखा करके ये बताया गया कि देखो भाई, हमने ये काम कर लिया है। इसको बनाने के लिए, इसके अंदर उपयोग करने के लिए हाइड्रोलिक सिलेंडर, इलेक्ट्रिक मोटर और गियर सिस्टम्स का उपयोग किया गया है। जैसे ही जहाज यहां से निकलेंगे तो ये ब्रिज अपने आप ऊपर उठ जाएगा, जहाज नीचे से निकल जाएगा और निकल करके रास्ता चालू कर दिया जाएगा। यहां पर 58 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि हवाएं चलेंगी तो इसमें ऑटोमेटिक अलर्ट सिग्नल जारी हो जाएंगे, जिसके चलते ट्रेन स्वतः ही रुक जाएंगी। यहां पर मैनुअल तरीके से ट्रेन का रास्ता क्लियर किया जा सकता है, इसका भी ख्याल रखा गया है, और ट्रेन को खतरे का पहले ही सिग्नल मिल जाए, इसके लिए ध्यान रखा गया है। पंबन पुल 90 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर खुलेगा। इसका 72.5 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो दोनों तरफ लगी लिफ्टों के माध्यम से ऊपर और नीचे की तरफ बैठ जाएगा, जिससे यहां से गाड़ियां गुजर सकें। इस पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें गुजारी जा सकेंगी, जो कि अपने आप में कनेक्टिविटी को बहुत आसान करेगा। 1914 में जो पुराना ब्रिज शुरू हुआ था वो लगभग 100 साल पूरे करके कंप्लीट हुआ, जो कि अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा मतलब एक उदाहरण माना जाता है, बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना माना जाता है। लेकिन अब जो ब्रिज बन रहा है उस ब्रिज की बारे में कहा जा रहा है कि वो ज्यादा दिन तो नहीं चलेगा, और ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन हां, इसकी आवश्यकता थी, तेज परिवहन की आवश्यकता थी, इसलिए इस ब्रिज को बनाया गया है। इसकी नींव वर्ष 2019 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते इसके कार्य में देरी हुई। अब फिलहाल के लिए यह बन करके तैयार हो गया है। इस बीच में काफी सारे सवाल इस बात कर उठने लगे कि ब्रिटिशर्स ने जो काम इस तरह से कर दिखाया वो हम क्यों नहीं कर पाए। तो बस यही कहा गया कि इस जगह पर जो कोरोसिव एनवायरनमेंट है, ब्रिटिशर्स ने उसके ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा खर्च करना था वो किया, और बस हम कहीं ना कहीं यहां पर वो पेंट करने से बच गए हैं, जिससे कोरोजन यानी संक्षारण को या फिर जंग लगने को रोका जा सकता है। हालांकि रेल मंत्रालय के द्वारा इस विषय पर कई प्रकार की कमियों को उजागर किया गया है। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने 3 मुख्य आपत्तियां इस बारे में उठाई थी। पंबन ब्रिज को लेकर दक्षिणी जोन के जो रेलवे सुरक्षा आयुक्त हैं, उन्होंने इसकी अपनी इंस्पेक्शन करके कई कमियां उजागर की थी, और उसमें पहली थी कि इसकी योजना और डिजाइन में गड़बड़ है। इसके निर्माण में
डीएसओ की गैर मौजूदगी रही, जो कि रेलवे का मानक निर्धारण संगठन है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों की पालना हुई है, राष्ट्रीय विनिर्देशों की पालना नहीं हुई है। ऐसे में इनकी रिपोर्ट 2024 में आई थी। 5 मेंबर का एक पैनल गठित किया गया, जो ये जांचने के लिए था कि क्या इसकी सेफ्टी वाकई में उस लेवल की है या नहीं। हालांकि फाइनली जब सरकार ने इसके बारे में बिल्कुल जानकारी दे ही दी है कि हाँ साहब बधाई हो, हमने कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर 5 लोगों को शामिल किया गया, जो कि पूरी तरह से तकनीकी विशेषज्ञ थे, ब्रिज के जानकार थे, आर के गोयल, डायरेक्टर ऑपरेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ, इन सबको लेकर के कमेटी बनाई थी। और उन कमेटी ने मिलकर के अपने बारे में जो भी कमेटी ने कमियां उजागर की, वो कमेटियों ने कमियां अपनी तरफ से सरकार को बता दी। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि अभी भी जब इस तरह की बात आती है कि कोई जांच एजेंसी बता रही है कि इसमें इतने सिक्योरिटी के क्राइसिस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और उस बीच में आप पैनल गठित कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो आपके दिमाग में ऐसा है जिसका डर है। तो वो डर भी लाजमी है और वो दर्द है साथियों हमारी एक पुरानी ट्रेन हादसे का। कहते हैं कि 1964 में इसी पम्बन ब्रिज पर एक ट्रेन गुजर रही थी। 1964 में एक भयंकर तूफान आया और उस तूफान के चलते वो ट्रेन समुद्र की लहरों के अंदर समा गई। कहा जाता है कि जिनके पास टिकट थे उनकी जानकारी है कि 110 यात्री उसमें मारे गए, लेकिन उस ट्रेन में तो बहुत सारे लोग बेटिकट यात्रा कर रहे थे। कहा जाता है कि 1000 से लेकर 2000 लोग उस ट्रेन के साथ बह गए थे। रिकॉर्ड 68 दिनों के अंदर उस ब्रिज को तो वापस सही कर दिया गया, लेकिन जो धनुषकोडी रेलवे स्टेशन था, वो जिस जगह से ये ट्रेन चलकर आ रही थी, वहां से पैसेंजर्स का नामो निशान सा मिट गया। एक ट्रेन जो कि समुद्र के बीच में से गुजर रही थी, वो ट्रेन समुद्र की लहरों में इस प्रकार चपेट खाई कि वो ट्रेन की बोगियां ही पानी में लुढ़क गई। 200 लोगों के बारे में जानकारी आई, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें 1500 से लेकर 2000 लोगों के बीच में जाने गई होंगी। मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं जो उस समय के ओल्ड धनुषकोडी स्टेशन की हैं, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ रहा होगा। खैर फिलहाल के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम तो यही मानते हैं कि जब इसमें अलर्ट सिस्टम लगा है तो आने वाले समय में कोई साइक्लोन के आने से पहले ही ट्रेन को बता दिया जाएगा। ऐसे में ट्रेन जब समुद्र के ऊपर से गुजरेगी तो समुद्र से पार रामेश्वरम जाकर के जो यात्री दर्शन करना चाहते हैं, तीर्थ के दर्शन करना चाहते हैं, वो आसानी से इस ट्रेन के माध्यम से वहां पहुंच पाएंगे। उम्मीद है कि ये मार्वेलस जो टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे ही काम करती रहे और सरकार धीरे-धीरे कुछ और बेहतर प्रयास करे। आने वाले समय में राम सेतु की कनेक्टिविटी और आसान होगी और इस विषय में लोगों की चर्चाएं और बढ़ेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो कोर्सेज उपलब्ध हैं उन्हें आप एक्सेस करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।